गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी 9th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बच्चों विषय विज्ञान प्रौद्योगिकी भाग 1 में जो हमारा प्रकरण चल रहा है, तीसरा प्रकरण धारा विद्युत, इसमें आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक हम लोग करेंगे प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन, और हम लोग इसके ऊपर कुछ उदाहरण देखेंगे, और प्लस हम लोग स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 3 और 8 ये दोनों क्वेश्चन भी करने वाले हैं। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। आप लोगों को आज का ऑनलाइन क्लास ध्यान पूर्वक सुनना है, और क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट होगा आप लोग रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो बच्चों, आप लोगों ने इसके पहले अभी जब पढ़ा था, तो ये अभी आज जो हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन। इसके पहले आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा श्रेणी क्रम में उनका संयोजन, प्रतिरोधकों का। जो भी लेक्चर अटेंड किए होंगे या यूट्यूब पे भी वीडियोस रहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो प्रतिरोधक थे उनको क्रमशः एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता था। ये आप लोगों ने देखा था कि उनमें जो प्रतिरोधक थे उनको एक सिरे से दूसरे सिरे से प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता था। और आप लोगों ने देखा था जो सभी प्रतिरोधकों में बहने वाली विद्युत धारा थी आई, वो सेम थी सबके मतलब जो प्रतिरोधकों के बीच में विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही थी वो सेम थी, सबके लिए आई थी। उनके बीच का जो वोल्ट था, विभवांतर था, वो डिफरेंस था। आई जो थी वो सबके लिए सेम थी, और जो वी था उसमें डिफरेंस था। ये आप लोगों ने श्रेणी क्रम में देखा था। अब समांतर क्रम में इसके अपोजिट रहेगा। समांतर क्रम में इससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा हम लोग देखते हैं। प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन। यहाँ पर अभी आप लोग ये जो आकृति या चित्र देख रहे हैं, इसमें आप लोग देख रहे हैं प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा गया है। इसमें जैसे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ा जाता था, दूसरा प्रतिरोध, इसमें ऐसा नहीं जोड़ा गया है। इसमें कैसे जोड़ा गया है, इसमें सभी प्रतिरोधकों को एक दूसरे के समांतर जोड़ा गया है। इसीलिए जो नाम हम लोगों को दिख रहा है समांतर क्रम में संयोजन, तो प्रतिरोधकों को इसमें समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। जैसे ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। अब इन तीनों को एक दूसरे के पैरेलल जोड़ा गया है। जैसे आप लोग समांतर रेखा पढ़ते हैं, तो समांतर रेखाएं जैसे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वैसे ही इस संयोजन में भी प्रतिरोधकों को क्या किया जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल या समांतर जोड़ा जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो डिफरेंट रहेगी। तीनों में से जाने वाली विद्युत धारा जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, और तीनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेम होगा। मतलब इसमें आई जो होगा वो डिफरेंट रहेगा, और वी जो रहेगा वो सेम होने वाला है। मतलब श्रेणी क्रम का अपोजिट रहेगा। श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम में आई जो था वो सेम था, और वी जो था हर प्रतिरोध के लिए डिफरेंट था। इसमें क्या होगा, इसमें उसका उल्टा होगा। इसमें आई जो होगा, विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी हर प्रतिरोध में वो डिफरेंट होगी, और वी जो रहेगा तीनों प्रतिरोधों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रतिरोध आपको आकृति में दिख रहे होंगे, देखिए उनका नाम दिया है R1, R2, R3। तो तीनों को एक दूसरे के समांतर रखा गया है, और तीनों का एक सिरा पॉइंट सी पर जोड़ा गया है यहाँ पर, और एक सिरा पॉइंट डी पर जोड़ा गया है यहाँ पर। इस प्रकार से जोड़ा गया है, और इन दोनों सिरों के पॉइंट सी और डी के बीच में ये लगाया गया, वोल्ट मीटर लगाया गया है। इस प्रकार से इसका परिपथ तैयार किया गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोधों में से प्रत्येक का एक एक सिरा, ठीक है, तीनों जो प्रतिरोध हैं R1, R2, R3,
तीनों प्रतिरोध में से प्रत्येक का एक एक सिरा एकत्र रूप में एक बाजू में तथा उनके दूसरे सिरे को एकत्र रूप में दूसरे बाजू में संयोजित करके बनाए गए संयोजन को हम लोग समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो भी जरूरी नहीं है कि इसमें तीन ही प्रतिरोध हो, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक होने चाहिए। तो उनको जब हम लोग इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि उनका एक सिरा एक बाजू में हो और दूसरा सिरा, जितने भी प्रतिरोध है उनका दूसरा सिरा एक बाजू में संयोजित करके बनाए गए संयोजन को हम लोग समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। इसको दूसरे वे में भी हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान हो। इसमें विभवांतर का मान समान होगा, तो विभवांतर का मान समान हो तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार से भी हम लोग बोल सकते हैं, या ये जो परिभाषा दी है R1 R2 R3 के माध्यम से, इस प्रकार से भी हम लोग बोल सकते हैं। जब सभी प्रतिरोधों का बायां सिरा एक बिंदु तथा दायां सिरा दूसरे बिंदु पर संयोजित हो, उसे समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। ये एक इसकी जनरल परिभाषा है। ये आपके जो मैंने अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपकी बुक में दी है, और बाकी दो अलग से मैंने आपको बताया। इस प्रकार के संयोजन को भी हम लोग समांतर क्रम का संयोजन कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग इस परिपथ में क्या है। आकृति में R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोधों को दो बिंदु C और D के बीच समांतर क्रम में संयोजित किया गया। ठीक है, जैसा इसमें आप लोगों को दिख रहा है, प्रतिरोध R1 R2 R3 तीनों को क्या किया गया है, बिंदु C और D के बीच में संयोजित किया गया है। माना कि प्रतिरोधक R1 R2 और R3 में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्रमशः I1 I2 I3 है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी वो डिफरेंट होने वाली है। हर प्रतिरोध में से वो सेम नहीं होगी, तीनों प्रतिरोधों में सेम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जो R1 से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको मान लिया I1, जो R2 से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको मान लिया I2, जो R3 से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको मान लिया I3, तथा C और D के मध्य प्रयुक्त किया गया विभवांतर V है। ठीक है, वोल्ट मैंने बताया था, विभवांतर जो रहेगा, जो वोल्टेज रहेगा वो दोनों बिंदुओं तीनों रेजिस्टर्स के बीच में सेम रहने वाला है। तो जो विभवांतर है उसको हम लोगों ने V मान लिया है, और जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तीनों रेजिस्टर्स में वो I1 I2 और I3 मान लिया। अब हम लोग समांतर क्रम में संयोजन कैसे होता है हम लोगों ने एक परिभाषा के माध्यम से समझ लिया। अब हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं कि समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो क्या सूत्र निकल के आता है। तो परिपथ की कुल विद्युत धारा बराबर होगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I है, वो तीनों में जाके डिवाइड हो जाती है, तो कुल विद्युत धारा कितनी होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। माना कि परिपथ का परिणामी प्रतिरोध RP है। परिणामी प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध एक समझ लीजिए, उसको RP मानना है। अब RP क्यों माना है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी ये पढ़ रहे हैं समांतर क्रम में संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो पैरेलल के लिए P यूज किया जाएगा, तो इसीलिए इसका जो परिणामी प्रतिरोध है यहाँ पर इसीलिए RP यूज किया गया है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो पैरेलल का जो P यूज करके इसीलिए उसको इस प्रकार से लिखा गया है। तो कुल परिणामी प्रतिरोध RP है। तो ओहम के नियमानुसार हम लोग अगर I के रूप में ओहम का नियम देखते हैं तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन RP होगा।
I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 होगा। I1 किस में से बह रही है? R1 में से बह रही है, तो V अपॉन R1 होगा। I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 होगा। I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3 होगा। I के रूप में अगर हम लोग ओहम का नियम देखते हैं तो इस प्रकार से हमको मिलेगा। अब क्या करेंगे, ये जो मान मिला है हम लोगों को I का, I is equals to V upon RP, I1 is equals to V upon R1, I2 is equals to V upon R2, I3 is equals to V upon R3। इस मान को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मान को हम लोग ऊपर जो हम लोगों को दिया है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, वहां पर I1, I2, I3 और I का चारों का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो इन मानों को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हम लोगों को दिख रहा है क्या है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जो मान मिला है उसको हम लोग रख देंगे। I का मान यहाँ पे देखो, I का मान क्या था, V अपॉन RP, यहाँ पे V अपॉन RP लिख लिया। I1 का मान क्या था, V अपॉन R1, तो यहाँ पे V अपॉन R1 लिख दिया। I2 का मान क्या था, V अपन R2, तो यहाँ पर V अपन R2 लिख दिया। I3 का मान क्या है, V अपन R3, तो यहाँ पर V अपन R3 लिख दिया। अब इसके बाद दोनों पक्षों में क्या किया है, हम लोगों ने V से भाग दे दिया है। दोनों पक्षों में V से भाग देने पर जो ऊपर का V है सब कट जाएगा, तब हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। ठीक है, ये हम लोगों का एक प्रकार से श्रेणी क्रम में संयोजन, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन करने पर यही सूत्र हम लोगों को मिला है। यदि n प्रतिरोध हो यहाँ पे, तो अभी जो हम लोगों को परिपथ में दिख रहे हैं कि 3 प्रतिरोधों का उपयोग किया गया है, R1, R2 और R3। अगर और ज्यादा प्रतिरोध हो, n प्रतिरोध हो, तो संयोजन का क्या सूत्र होगा, तब ये होगा 1 अपॉन RP, तब ये सूत्र होगा 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश 1 अपॉन RN। ठीक है, ये कितने भी प्रतिरोधों के लिए आप ये सूत्र यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 प्रतिरोधों के लिए है, 3 से ज्यादा भी रहेंगे तो हम लोग उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। तो जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में हम लोग संयोजित करेंगे तो हम लोगों को ये उसका सूत्र मिला है, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर बहुत जितने प्रतिरोध है उतना R आ जाएगा। अगर 4 प्रतिरोध है तो 1 अपॉन R4 आ जाएगा, 5 है तो R5 आ जाएगा। इसीलिए n प्रतिरोध है, हमको बहुत ज्यादा प्रतिरोध है, n प्रतिरोध है, तो उसके लिए 1 अपॉन RN यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने जो देखा वो हम लोगों ने जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो पहले बात हमने देखा कि उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, प्रतिरोधों को संयोजित कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने उसकी परिभाषा देखी कि समांतर क्रम में संयोजन करने पर उसकी परिभाषा क्या है, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित करने पर। उसके बाद हम लोगों ने समांतर क्रम में संयोजित करने पर सूत्र क्या मिलेगा ये हम लोगों ने देखा। इस प्रकार से 3 चीजें हम लोगों ने देख ली। अभी हम लोग समांतर क्रम में संयोजित जो अभी हम लोग ने पढ़ा प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन, इसके ऊपर अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण मतलब इस पे कुछ सवाल है, वो हम लोग कुछ सवाल हल करेंगे। ये सवाल आपके बुक में से ये बुक में जो उदाहरण हल है उसी में से ये है। तो पहला सवाल है 15 ओहम, ये निशान आप लोगों को याद होगा, एक मिनट, लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था निशान, जब मैं ओहम का नियम पढ़ा रही थी, ये निशान को हम लोग ओहम बोलते हैं। तो 15 ओहम, 20 ओहम और 10 ओहम के 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजन किए गए हो तो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हम लोगों को 3 प्रकार के प्रतिरोध दिए हैं जिनका मान है 15 ओहम, 20 ओहम और 10 ओहम। अब इनको हम लोगों को ये भी बताया गया है कि इनको कैसे संयोजित किया गया है, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है।
तो परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिणामी प्रतिरोध, पहली बात तो ये किसमें संयोजित है, ये तीनों समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में प्रतिरोध संयोजित है तो उसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, आरपी वाला फॉर्मूला। ठीक है, जब सीरीज में होता है तो आर एस का, सीरीज के लिए एस यूज किया जाता है, और पैरेलल होगा तो पी यूज करते हैं। तो इसमें जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आरपी वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग प्रतिरोधक देखने के बाद ये देखना है कि उसको किस क्रम में संयोजित किया गया है, समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में, किस क्रम में संयोजित किया गया है। तो ये क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, जो तीनों प्रतिरोध है उसको किसमें संयोजित किया गया है, समांतर क्रम में। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आरपी वाला। तो पहले मान लेते हैं हम लोग, हाँ हम लोगों ने क्या माना, R1 बराबर 15 ओहम, R1 को 15 ओहम मान लिया, R2 को 20 ओहम मान लिया, और R3 को 10 ओहम मान लिया, जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिए थे तीन प्रतिरोध, उसको हम लोगों ने R1, R2 और R3 मान लिया। उसके बाद अब जैसे मैंने बताया आप लोगों को तीनों को किसमें संयोजित किया, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब मान प्रतिस्थापित करना है और कुछ नहीं करना रहेगा। R1 का मान क्या है, R1 का मान यहाँ पे दिख रहा है 15, तो यहाँ पे मैंने 15 लिखा है। R2 का मान 20 है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, R3 का मान 10 है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। आरपी का मान अभी हम लोगों को ज्ञात करना है। अब इसके आगे का कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, इसके आगे का जिसको जैसे जमे वो उस हिसाब से सॉल्व कर सकता है। कुछ लोगों को देखो तिर्यक गुणा इजी लगता है, वो लोग तिर्यक गुणा से कर सकते हैं। ये दो टर्म लो, उसका तिर्यक गुणा करो, फिर जो मिलेगा उसका तीसरे के साथ कर लो। जिसको ऐसा लंबा सवाल करना है वो उस हिसाब से कर सकता है। और सिंपल वे है कि आप लोग लसावी निकाल कर भी कर सकते हैं, आराम से लसावी निकालेंगे तो आपका एक स्टेप में हो जाएगा। और तिर्यक गुणा करना भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स ज्यादा हो जाते हैं, फिर उसमें थोड़ा लंबा सवाल हो जाता है। तो 15, 20 और 10 तीनों का हम लोग क्या करेंगे, लसावी निकालेंगे। लसावी निकालना आप लोगों को आता है, आप लोग 9th के बच्चे हैं। तो लसावी कितना निकला, तीनों का 60 निकला। 15, 20 और 10 तीनों का लसावी 60 निकला। तो अभी 15 को 60 बनाने के लिए कितने का गुणा किया रहेगा, 4 का गुणा किया रहेगा। तो 15 चौके 60। तो जब नीचे 4 का गुणा किया है तो ऊपर भी 4 का करना पड़ेगा। तो 4 एक कम यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 4। 20 को 60 बनाने के लिए कितने का गुणा किया रहेगा, 3 का गुणा किया रहेगा तब जाके 20 60 बनेगा। जब नीचे 3 का गुणा किया है तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3 का करना पड़ेगा। तो 3 एक कम 3। वैसे ही 10 को 60 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे 6 का गुणा किया है तो ऊपर भी क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। तो 10 एक 6 एक कम 6। तो हम लोगों को ऊपर मिल जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 6। अब ये जोड़ लेंगे हम लोग 4 प्लस 3 प्लस 6 को। तो 4 3 7, 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13/60। ये एकदम सिंपल गणित है, आप लोग ये 6वीं 7वीं से ये वाला गणित करते आ रहे हैं। ये तो सिर्फ मान पर स्थापित करना है और आप लोग ये जो गणित करते आए उसी में सॉल्व करना है आपको। तो 1/Rp इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 13/60। अब आपको मान निकालना है परिणामी प्रतिरोध का, मतलब आरपी का मान निकालना है। और ये जो हमको मान मिला है 1/Rp, 1/Rp का मान है। हम लोगों को आरपी का मान चाहिए, तो आरपी का मान, आरपी अभी नीचे है और ऊपर 1 है, तो ये आरपी का मान नहीं है। तो आरपी का मान लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो आरपी ऊपर आ जाएगा, आरपी ऊपर आ जाएगा। जैसे 1/Rp है तो उसको उल्टा कर देंगे। तो जब उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा Rp/1। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। तो आरपी बराबर हम लोग को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अब हमने उल्टा किया, इस तरफ अगर हम लोग उल्टा कर रहे हैं
तो यहाँ का जो अनुपात होगा या भिन्न है उसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको उल्टा करना पड़ेगा, वरना दोनों के बीच में जो बराबर का निशान है वो नहीं रह पाएगा। दोनों जो पक्ष हैं वो बराबर है, तो यहाँ पे अगर हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हर को अंश और अंश को हर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे भी हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा आरपी बराबर 60/13। ठीक है, तो 60 में 13 का भाग देंगे। जब 60 में 13 का भाग देंगे तो हम लोगों को आरपी बराबर मिलेगा 4.615 ओहम। ठीक है, ओहम जो होती है वो प्रतिरोध की इकाई होती है। जैसा आप लोगों ने पहले ही मैंने आपको बताया था, ओहम की प्रतिरोध की इकाई ओहम होती है, और ये निशान से दर्शाया जाता है, इसको लिखा नहीं जाता है, ये निशान से दर्शाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था 15, 20, 10 ओहम का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, तो परिणामी जब इसको समांतर क्रम में संयोजित किया गया तो परिणामी प्रतिरोध हमको मिलेगा 4.615 ओहम। ये हो गया हम लोगों का पहला सवाल समांतर क्रम संयोजन में। अब इसी समांतर क्रम संयोजन पर हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। तो परिणामी परिपथ का परिणामी प्रतिरोध 4.615। ये दोनों सवाल आपके बुक में हल है, एक्चुअली उदाहरण में आपके बुक में हल है। तो दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। दूसरे सवाल में हम लोगों को दिया है कि 5 ओहम, 10 ओहम, 30 ओहम तीन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। जब भी आप कोई सवाल हल करे ये धारा विद्युत पाठ का, तो आप ये देखना प्रतिरोधकों के बारे में कि वो किसमें संयोजित किया गया है, समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में, किसमें संयोजित किया गया है। तो अभी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है समांतर क्रम में। जैसे समांतर क्रम में आपको दिखेगा तो आपको समझना है कि आरपी वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर परिणामी प्रतिरोध निकालना है तो तब आरपी वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो सवाल क्या दिया है हम लोगों को, 5 ओहम, 10 ओहम, 30 ओहम ये तीन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है तथा उनके दोनों सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त किया गया है। विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट का है। विभवांतर पहले मैंने आपको बताया कि समांतर क्रम में जो विभवांतर होगा वो तीनों के लिए सेम होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और परिपथ में से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा ज्ञात कीजिए और प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया देख लो कि हम लोगों को तीन प्रतिरोध दे दिया है, 5 ओहम, 10 ओहम और 30 ओहम का। उनको किसमें संयोजित किया गया है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में मतलब आरपी वाला फॉर्मूला लगेगा। अब क्या दिया है, उनके दोनों सिरों का जो विभवांतर है वो हम लोगों को 12 वोल्ट दे दिया है। अब हम लोगों को इसमें तीन क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए दिया है। पहला क्वेश्चन ये कि हर प्रतिरोध से बहने वाली विद्युत धारा कितनी है। जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि समांतर क्रम में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो हर प्रतिरोध में से डिफरेंट होगी, सेम नहीं होने वाली है। तो हर प्रतिरोध मतलब 5, 10 और 30 में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, पहले वो ज्ञात करना है। उसके बाद कुल विद्युत धारा, परिपथ में से कुल विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात करना है। थर्ड में क्या ज्ञात करना है, परिपथ का कुल परिणामी प्रतिरोध, परिपथ का कुल परिणामी प्रतिरोध कितना है वो भी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम लोग R1 बराबर एक मिनट, यहाँ पे ये 5 है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 15 आ गया है, बट यहाँ पे ये R1 बराबर 5 ओहम है, R2 बराबर 20 ओहम है। एक बार ये मान चेंज हो गया शायद से, ये मान यहाँ पे लिखते वक्त शायद कुछ गड़बड़ हो गया, बट R2 बराबर 10 ओहम है और R3 बराबर 30 ओहम है। ठीक है, और वोल्ट है 12 वोल्ट जो कॉमन है। ये R1 R2 लिखते वक्त शायद कुछ मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहले क्या ज्ञात करेंगे, पहले ज्ञात करेंगे हम लोग कि हर प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। ये वाले मान को मत देखिए, ये वाला जो मान है ये मत देखिए, R1 R2 का मान जो है वो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है,
ऊपर देख रहे हैं आप लोग 5, 10 और 30, उसको देखिए। ये टाइपिंग करते वक्त कुछ मिस्टेक हो गया। तो पहला जो हम लोगों को ये ज्ञात करना है कि पहले प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। तो I1 हम लोग प्रतिरोध में से विद्युत धारा ज्ञात करनी है, तो ओहम का नियम हम लोग I के रूप में लेंगे। तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। तो V का मान 12 वोल्ट है, ये दिख रहा है आप लोगों को कि V का मान 12 वोल्ट है, तो V बराबर 12 ले लेंगे। पहले प्रतिरोध का मान कितना है क्वेश्चन में, आप लोग देखिए 5 ओहम दिया है, तो R1 बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, 5 ले लेंगे। 12/5 करेंगे, 12 में 5 का भाग देंगे तो हो जाएगा 2.4 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 2.4 एम्पियर। तो पहले प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान हो गया 2.4 एम्पियर। अब दूसरा सवाल देखेंगे इसी प्रकार से। दूसरे सवाल में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरे परिपथ दूसरे प्रतिरोध में से कितनी विद्युत धारा ज्ञात करनी है। दूसरा प्रतिरोध का मान क्या है, 10 ओहम है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। V का मान 12 वोल्ट दिया है, R2 का मान क्वेश्चन में हमको दिया है 10 ओहम, तो 10 लिख देंगे। तो 12/10 मान रख देंगे, 12/10, 12 में 10 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 1.2 एम्पियर। एम्पियर जो होती है विद्युत धारा की इकाई होती है, उसको ए से दर्शाया जाता है। तो सेकंड जो प्रतिरोध है उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या मिलेगा हम लोगों को, 1.2 एम्पियर। वैसे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो देखेंगे। तो थर्ड प्रतिरोध में से भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, V अपॉन R3। V का मान कॉमन है, 12 है सबके लिए। R3 का मान कितना है, 30 दिया हुआ है, तो R3 बराबर आ जाएगा 30। तो 12/30, तो क्या करेंगे 12 में 30 से भाग दे देंगे, उत्तर मिलेगा हम लोगों को 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन का पार्ट था कि हर प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात करो, मतलब R1, R2, R3 में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो बताओ। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। R1 में से 2.4 एम्पियर, R2 में से 1.2 एम्पियर और R3 में से 0.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें टोटल उसके 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है कि हर प्रतिरोध में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आगे का क्या है, नेक्स्ट का पार्ट ये है कि कुल विद्युत धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके आगे क्या है, परिपथ में से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कुल विद्युत धारा क्या करेंगे, कुल विद्युत धारा करनी है तो जितनी तीनों में प्रवाहित हो रही है उनको टोटल कर देंगे। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जो आपको मान मिला है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों मान रख देंगे। तो मान क्या है 2.4, 1.2 और 0.4, ये रख देंगे और तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ना आपको दशमलव का आता ही है। जोड़ने के बाद हम लोगों को मिलेगा I बराबर 4.0 एम्पियर। तो कुल विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है परिपथ में से वो हो जाएगी हमारे 4.0 एम्पियर, या 4 एम्पियर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या है, परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ का परिणामी प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध परिपथ का कितना है, और ये किस में संयोजित किया गया है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, 1/RP वाला। तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, मान रख देंगे R1 5, R2 का मान 10, R3 का मान 30। यहाँ पे मैंने मान रख दिया 5, 10 और 30। इसको जैसे हम लोगों ने इसके पहले सॉल्व किया था, तीनों का क्या ले लेंगे, लसावी ले लेंगे। तीनों का लसावी लेने पर 30 आ जाएगा। सेम वे है, एकदम सेम वे है। तो 30
5 को 30 बनाने के लिए 6 में गुणा किया रहेगा, तो ऊपर भी हम लोगों को 6 में गुणा करना पड़ेगा, तो 6 एकम 6। 10 को 30 बनाने के लिए 3 में गुणा किया रहेगा, तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, 3 में गुणा करेंगे। 30 को 30 बनाने के लिए किसी चीज से गुणा नहीं करना है, तो 1 में गुणा करना रहेगा, तो ऊपर भी 1 का गुणा करेंगे। तो हम लोगों को मिलेगा ऊपर 6 + 3 + 1, जोड़ देंगे 6 + 3 9, 9 और 1 10, तो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 10/30। 10/30 भाग दे देंगे, या 0 0 दोनों का काट सकते हैं, दोनों का 0 0 काट भी देंगे तो भी चलेगा, या भाग देना चाहते हो भाग भी दे सकते हो। तो हम लोगों को उत्तर मिलेगा 1/3, भाग देने पर, ये 0 0 काटने पर। अभी ये जो मान मिला है, ये मिला है 1/RP का मान, आरपी का मान नहीं मिला है, 1/RP का मान है। तो आरपी का मान लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये है हमारे पास जो मान है 1/RP का है, तो आरपी का मान ज्ञात करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, RP/1 कर देंगे। तो जब यहाँ उल्टा करेंगे तो 1/3 को भी उल्टा करेंगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो RP बराबर हमको 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें हम लोगों को 3 प्रतिरोध दिए थे, तीनों प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात करनी थी, वो हम लोगों ने ज्ञात कर ली, I1 I2 I3। उसके बाद हम लोगों को दिया था कुल विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है परिपथ में, तो कुल विद्युत धारा के लिए क्या करेंगे, I1 I2 I3, इन तीनों को प्लस कर देंगे, जो मिला था हम लोगों को, तीनों को क्या किया हम लोगों ने, प्लस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट हम लोगों को दिया था कि परिपथ का परिणामी प्रतिरोध मतलब 1/RP का सूत्र लगा लेंगे, और आरपी का सूत्र लगाने पे जो भी मान मिलेगा उसको हम लोग लास्ट में रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये जो हमको मान मिलता है ये 1/RP का मान है, और हमको जो मान निकालना होता है वो आरपी का मान निकालना है, तो इसीलिए उसको रिवर्स कर देंगे। तो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध आरपी बराबर होगा 3 ओहम। 5 10 30 के प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्रमशः होगी 2.5 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर और 0.4 एम्पियर, और कुल विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा पूरे परिपथ में से 4 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का समांतर क्रम में संयोजित संयोजन पर सेकंड क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के बुक में पेज नंबर 42 पे हल है, आप लोग वहां से भी एक बार देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद हम लोग अभी स्वाध्याय के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8, ये हम लोग स्वाध्याय का आज सॉल्व करेंगे। ये दोनों भी समांतर क्रम पर ही आधारित है, इसलिए ये दोनों भी हम लोग आज हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उमेश के पास 15 ओहम 30 ओहम प्रतिरोध वाले 2 बल्ब हैं, उसे उन बल्बों को परिपथ में संयोजित करना है, परंतु उसने वह बल्ब एक से एक क्रमशः जोड़े तो बल्ब खराब हो जाते हैं। तो अब इसके नीचे हम लोगों को क्वेश्चन दिया, एक कंडीशन हम लोगों को दे दिया है, और नीचे उस कंडीशन पर आधारित हम लोगों को क्वेश्चन दिया है। उसे बल्ब जोड़ते समय कौन सी पद्धति के अनुसार जोड़ने पड़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन दिया है। उपयुक्त प्रश्न के उत्तर के अनुसार बल्ब संयोजित करने पर पद्धति के गुणधर्म बताइए। थर्ड क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त पद्धति से बल्ब संयोजित करने पर परिपथ का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। अभी ये 3 क्वेश्चन हम लोगों को, पहला एक कंडीशन दे दिया है, उमेश के पास 15 ओहम और 30 ओहम प्रतिरोध वाले 2 बल्ब हैं, उसने वो दोनों बल्ब को एक क्रमशः एक जोड़ा है, एक क्रमशः एक मतलब एक से एक क्रमशः जोड़ा है, इसका मतलब उसने श्रेणी क्रम में दोनों बल्बों को जोड़ा है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बल्ब जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उसको उसके ऊपर हमको पहला क्वेश्चन दिया है कि उसे बल्ब जोड़ते समय कौन सी पद्धति जोड़नी पड़ेगी। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर लेते हैं हम लोग। तो उमेश को बल्ब जोड़ते समय समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में अगर हम लोग बल्ब को जोड़ेंगे तो क्या है, जो विद्युत धारा है वो हर उपकरण में, जो भी उपकरण है, इसमें बल्ब के बारे में दिया है, लेकिन हर उपकरण में जो विद्युत धारा होगी वो सेम प्रवाहित होगी, जिससे क्या हो सकता है,
कोई जो उपकरण है वो हमारा खराब हो सकता है। और जब हम लोग समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, तो जिस उपकरण को जितनी विद्युत धारा चाहिए होती है, वो उतनी ही विद्युत धारा लेती है। उससे हमारा उपकरण जो होगा वह खराब नहीं होगा। इसीलिए जब भी हम लोग अपने घर में कोई भी उपकरण जो हमारे घर में भी है, जितने उपकरण जुड़े हुए हैं, वो सब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। उसके यही रीज़न है, क्योंकि अगर सब एक ही श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे, तो सब में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो एक ही प्रकार की होगी, और उससे कोई उपकरण हमारे घर का खराब हो सकता है। प्लस ये भी है कि एक ही बटन होगा, एक ही बटन से सबको चालू करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो अननेसेसरी विद्युत धारा का भी यूज़ होगा। तो इसीलिए हमारे घर के उपकरण भी जो होते हैं वो समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरा दिया है, उपयुक्त प्रश्न के अनुसार बल्ब संयोजित करने की पद्धति के गुणधर्म बताइए। तो उपयुक्त प्रश्न के अनुसार बल्ब कौन से संयोजन करना चाहिए था, किस क्रम में? समांतर क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में वो खराब हो सकते हैं। तो समांतर क्रम में हमको संयोजित करना था। तो समांतर क्रम में संयोजित करने की पद्धति के गुणधर्म, तो अभी हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि समांतर क्रम में संयोजन का गुणधर्म क्या-क्या है, उसकी विशेषता क्या-क्या है, वो हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपयुक्त प्रश्न के अनुसार बल्ब संयोजित करने की पद्धति के गुणधर्म बताइए। तो उपयुक्त प्रश्न में हम लोगों ने पहले का क्या आंसर दिया कि उमेश को कैसे बल्ब को संयोजित करना था, समांतर क्रम में। तो अब सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन पे ही सेकंड क्वेश्चन डिपेंड है कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जो भी आंसर है, श्रेणी क्रम है चाहे समांतर क्रम, उसका गुणधर्म बताइए। तो आंसर क्या था? समांतर क्रम था। तो समांतर क्रम का गुणधर्म क्या है वो हम लोगों को बताना है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की विशेषता। पहला है प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों में मध्य प्रयुक्त विभवांतर समान होता है। जब भी हम लोग प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, तो उनके बीच में प्रयुक्त जो विभवांतर होता है वो समान होता है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें V जो होगा वो कॉमन होगा या सेम होगा सारे प्रतिरोधों के लिए। सेकंड है इसकी विशेषता, परिपथ में से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधकों में से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होती है। ठीक है। सेकंड इसका गुणधर्म ये है कि परिपथ में से जो विद्युत धारा कुल विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो प्रत्येक प्रतिरोधकों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होती है। इसके पहले वाला जो हम लोगों ने सवाल हल किया, उसमें कुल कुल विद्युत धारा कैसे निकाली थी? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो वही गुणधर्म इसमें भी हम लोगों को बताया गया है कि परिपथ में से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बराबर होती है। थर्ड क्वेश्चन, संयोजन के सभी प्रतिरोधों के प्रतिलोम का योगफल उनके परिणामी प्रतिरोध के प्रतिलोम के बराबर होता है। थर्ड क्या, एक बार वापस आपको रीड करती हूँ। संयोजन के सभी प्रतिरोधों के प्रतिलोमों का योगफल उनके परिणामी प्रतिरोध के प्रतिलोम के बराबर होता है। जैसा ये फॉर्मूला है, जो सूत्र 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वही दिया है कि उनके प्रतिलोम जो प्रतिरोध होते हैं उनका प्रतिलोम मतलब अपोजिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? परिणामी प्रतिरोध के प्रतिलोम के बराबर होता है, 1/Rp के बराबर होता है। फोर्थ दिया है हम लोगों को इसकी विशेषता, समांतर क्रम संयोजन का परिणामी तुल्य प्रभावकारी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। तो समांतर क्रम में जब हम लोग संयोजित करते हैं तो जो उसका परिणामी प्रतिरोध होता है, मतलब Rp, 1/Rp नहीं, Rp, वो प्रत्येक प्रतिरोध के, मतलब जो संयोजन में जितना हम लोगों ने परिपथ में प्रतिरोध यूज किया है, मान से हमेशा कम होता है। आप लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह भी अगर आप बुक में भी देखेंगे तो आप लोग देखोगे कि Rp का जो मान है वो उसके जितने
प्रतिरोध समांतर क्रम में जो संयोजित प्रतिरोध है उनसे हमेशा कम होता है। फिफ्थ आएगा, प्रत्येक प्रतिरोधकों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध के प्रतिलोमानुपाती होती है। प्रत्येक प्रतिरोधकों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध के प्रतिलोमानुपाती होती है। तो I जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के। ठीक है, जैसे आप लोगों ने समानुपाती और प्रतिलोमानुपाती पढ़ा है, तो I जो होता है इसमें जो रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है उसके प्रतिलोमानुपाती होता है। छठवां और लास्ट है, इस संयोजन का उपयोग परिपथ में प्रतिरोध कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसका उपयोग परिपथ में प्रतिरोध कम हो, क्योंकि हम लोग का जो परिणामी प्रतिरोध है उसका मान हमेशा कम रहेगा, तो उसका उपयोग हमेशा परिपथ में प्रतिरोध कम करने के लिए इसका उपयोग इस प्रकार के संयोजन का किया जाता है। तो मोस्टली जो समांतर क्रम संयोजन है आपके घरों में यूज होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, अभी हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन इसमें से बाकी है। स्वाध्याय का जो प्रश्न नंबर 3 है उसका अभी लास्ट क्वेश्चन एक बाकी है। उपयुक्त पद्धति में से बल संयोजित करने पर परिपथ का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, जो पद्धति है मतलब समांतर क्रम, उसके हिसाब से जो हम लोगों को दिया है उसमें बल्ब संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। तो परिणामी प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, 1/RP का फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 और R2 का क्या मान दिया था स्टार्टिंग में ही, 15 और 30, जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ना चालू किए थे। तो इसमें भी वैसे ही लसावी लेंगे, 15 और 30 का लसावी लेंगे, 30 मिलेगा। 15 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो ऊपर 2 से गुणा किया तो 2 1 कम 2 हो गया। 30 में किसी चीज का गुणा 1 का गुणा करना पड़ेगा तो 1 1 कम 1 हो गया। गुणा करके यहाँ पर 2 और 1 जोड़ दे, यहाँ पर हमको 3 मिल गया, तो 3/30। तो 3/30 को जब हम लोग ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। जब भाग देंगे या काट देंगे, 3 के पहाड़ से काट भी सकते हो, 3 1 कम 3, 3 दाह में 30, तो ये हो गया 1/10। ये हम लोगों को 1/RP का मान मिल गया। तो आरपी का मान क्या होगा, आरपी का मान उसका उल्टा होगा। आरपी को रिवर्स करना होता है तो आरपी का मान उल्टा कर देंगे, तो 1/10 को उल्टा कर देंगे तो हम लोगों को आरपी बराबर 10 मिल जाएगा। तो ये हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 जो था स्वाध्याय का प्रश्न वो हो गया। अब हम लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 8। अभी प्रश्न नंबर 8 क्या है, इसमें जो हम लोग आर अभी तक पढ़ रहे हैं, R1, R2, R3, उसी को हम लोगों को x के रूप में दे दिया है, x1, x2, x3। ये एक प्रकार से एक एक्टिविटी आपको दिया है और उस एक्टिविटी के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा है और वो आपको देना है, मतलब कुछ कंडीशंस टाइप दिए हैं और वो कंडीशन आपको याद करनी है कि श्रेणी क्रम में ऐसी कंडीशन आती है कि समांतर क्रम में आती है और उसको आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन ये है, x1, x2, x3 परिणाम के 3 प्रतिरोधकों को विद्युत परिपथ में विभिन्न पद्धतियों में संयोजित करने पर प्राप्त होने वाले गुणधर्मों की सूची नीचे दी गई है। उनमें से कौन से संयोजन में जोड़ा गया है लिखिए। आई विद्युत धारा है, वी विभवांतर है और स्मॉल एक्स जो है वो परिणामी प्रतिरोध है। ठीक है, आई विद्युत धारा रहेगी, वी जो है वो विभवांतर है और स्मॉल एक्स जो है वो परिणामी प्रतिरोध है। और स्मॉल एक्स दोनों के लिए कॉमन ले लिया है, मतलब सीरीज के लिए, श्रेणी क्रम के लिए और समांतर क्रम के लिए, दोनों के लिए कॉमन ले लिया है परिणामी प्रतिरोध। ऐसा कुछ मेंशन करके नहीं दिया है कि स्मॉल एक्स श्रेणी क्रम का परिणामी प्रतिरोध है कि समांतर क्रम का, वो दोनों के लिए कॉमन है। और कुछ हम लोगों को नीचे पद्धतियों के गुणधर्म दिए हैं, उसमें से हम लोगों को क्वेश्चन बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, x1, x2, x3 में से I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है,
अभी याद करना पड़ेगा आपको कि श्रेणी क्रम में तीनों जो प्रतिरोध है X1, X2, X3, ये तीन प्रतिरोध है, इनमें से I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम में ही कॉमन विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि समांतर क्रम में। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें क्या होती है, कॉमन विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो X1, X2, X3 में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अगर I है तो ये जो संयोजन होगा वो कौन सा होगा, श्रेणी क्रम होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। X से X1, X2, X3 से बड़ा है, ठीक है। X मतलब क्या है, परिणामी प्रतिरोध। तो परिणामी प्रतिरोध क्या दिया है हम लोगों को कि उसके परिपथ में लगे हुए प्रतिरोधों X1, X2, X3 से बड़ा है। तो बड़ा किसमें होता है, समांतर क्रम में बताया ही था आपको कि हमेशा परिणामी प्रतिरोध छोटा होगा। तो बड़ा किसमें है, श्रेणी क्रम में, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो X जो होता है वो X1, X2, X3 से बड़ा होता है, परिपथ में लगे हुए प्रतिरोधों से बड़ा होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, X जो है वो X1, X2, X3 से छोटा है। तो जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, X जो है वो X1, X2, X3 से छोटा है, मतलब परिणामी प्रतिरोध जो है उसके परिपथ में लगे हुए प्रतिरोधों से छोटा है। तो छोटा किसमें होगा, समांतर क्रम में। तो इसका आंसर क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट हम लोग को दिया है X1, X2, X3 के मध्य विभवांतर V समान है। विभवांतर V ये किसमें समान होता है, आपको स्टार्टिंग में बताया था, समांतर क्रम में। जो श्रेणी क्रम है उसमें विभवांतर समान नहीं होता, हर प्रतिरोध के लिए विभवांतर अलग होता है। तो समान किसमें होता है, समांतर क्रम में। समान किसमें होगा, समांतर क्रम में। तो इसका आंसर होगा समांतर क्रम संयोजन। 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन दिया है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3। जो आप लोगों ने श्रेणी क्रम पढ़ा था, तो श्रेणी क्रम में आप लोगों ने देखा था कि RS बराबर क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। परिणामी प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम का निकालना है, तो वैसे ही यहाँ पे परिणामी प्रतिरोध x है, तो x बराबर दिया x1 प्लस x2 प्लस x3। तो इसका आंसर मतलब ये किसका फॉर्मूला है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है, श्रेणी क्रम संयोजन का। छठवा, x बराबर 1/1 x1 प्लस 1/1 x2 प्लस 1/1 x3। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था आरपी, हम लोगों ने मैंने आपको बताया था जब भी आपको परिणामी प्रतिरोध निकालना है तो 1/RP का मान नहीं निकालना है, आरपी का मान निकालना है। तो आरपी का मान निकालने के लिए क्या करना रहता है, उसको उल्टा करना रहता है या 1/, करना रहता है। तो ये जो फॉर्मूला है यह समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 जो था हमारे स्वाध्याय का पढ़ लिया। ये इस प्रकार से आज हम लोगों ने किसी को डाउट है तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम हम्म, मैम समांतर क्रम संयोजन संबंधी उदाहरण का दूसरा उदाहरण बताइए ना। दूसरा उदाहरण, ओके। दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण में हम लोगों को 3 प्रतिरोध दिए हैं, 5 ओहम, 10 ओहम और 30 ओहम के। उसको हम लोगों ने समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। अब हम लोगों को दोनों सिरों का जो वोल्ट है विभवांतर है, हम लोगों को मालूम है कि समांतर क्रम में जो विभवांतर होगा वो कॉमन होगा तीनों प्रतिरोधों के लिए। तो इसमें से प्रवाहित होने वाली, पहले तीनों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा हम लोगों को पहले ज्ञात करनी है। उसके बाद कुल विद्युत धारा परिपथ में कितनी प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात करना है। और लास्ट में हम लोगों को परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहला हम लोगों को जैसे पहले प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात करनी है, मतलब I1 ज्ञात करनी है।
I1 ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओहम का नियम लगाएंगे। I1 ओहम का नियम I के रूप में लगाएंगे, तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। V का मान 12 है, हम लोगों को मालूम है, तो V का मान 12 लिखेंगे। R1 पहला प्रतिरोध क्या दिया है क्वेश्चन में, 5, तो हम लोग 5 लिखेंगे। 12 में से 5 का भाग दे देंगे, हम लोगों को मिलेगा 2.4 एम्पियर। वैसे ही दूसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उसमें से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम लोग V अपॉन R2 ले लेंगे। तो V का मान 12 है, कॉमन है, और दूसरा प्रतिरोध का मान क्या है, 10 है, तो 12/10 भाग दे देंगे, हम लोगों को उत्तर मिल जाएगा 1.2 एम्पियर। वैसे तीसरा जो है, तीसरे प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात करेंगे, तो V का मान जो 12 रहेगा और R3 का मान कितना है, 30 है, तो 12/30 कर देंगे, भाग देने पे आएगा 0.4 एम्पियर। ये हो गया हम लोग का I1, I2, I3 तीनों प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है कि कुल विद्युत धारा कितनी है, तो कुल के लिए क्या करेंगे, कुल के लिए तीनों को जोड़ देंगे, I1, I2 और I3, ये जो तीनों मान मिले हैं वो तीनों को जोड़ देंगे। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो तीनों को जोड़ने पर हम लोगों को मिलेगा 4 एम्पियर। I बराबर हम लोगों को कुल विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो मिल जाएगी 4 एम्पियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमको दिया है कि परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध कितना है परिपथ का, वो ज्ञात करना है। तो हम लोग समांतर क्रम संयोजन में है, तो समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लिखेंगे, 1/Rp 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1, R2, R3 का मान दिया है 5, 10 और 30, तीनों मान रख देंगे, तीनों का लसावी निकाल देंगे, 30 हो जाएगा। अब लसावी के बाद मैंने बताया था जैसे कि 30 करने के लिए 5 में कितने का, 6 का गुणा किया, तो ऊपर भी 6 का करेंगे। 10 में कितने का किया है, 3 का किया है, तो ऊपर भी 3 का करेंगे। 30 में किसी चीज का गुणा करने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, हमारे पास ऊपर बचा 6, 3 और 1, 6 और 3 और 1 को जोड़ देंगे, 10 मिलेगा, 10/30। तो लास्ट का 0 0 कैंसिल कर सकते हो, ये देखो ये 0 0 कैंसिल कर सकते हो, ये 0 0 कैंसिल कर लोगे तो 1/3 मिल जाएगा, बट हमको आरपी का मान चाहिए, तो इसका उल्टा कर देंगे। आरपी का मान उल्टा कर देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो आरपी बराबर हमको 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग ये सवाल हल करेंगे तो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध आरपी बराबर हमको 3 ओहम मिलेगा। 5, 10 और 30 ओहम के प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा हमको मिलेगी 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर और 0.4 एम्पियर, और कुल विद्युत धारा मिलेगी 4 एम्पियर। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर, हेलो, हेलो टीचर। हेलो, हाँ हेलो टीचर, तीसरा वाले हाँ, प्रश्न का हेलो, पहला बताइए ना। तीसरे वाले प्रश्न का पहला। हेलो। हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है। तीसरा वाला ये ना, उमेश वाला। उमेश के पास देखो 15 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले दो बल्ब है। तो पहला क्या दिया है कि उसने जोड़ते समय क्या किया है, एक से एक क्रमशः जोड़े तो उसके बल्ब जो होते हैं खराब हो जाते हैं, तो उसे बल्ब कौन से पद्धति से जोड़ना चाहिए। तो देखो उसने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाती है, तो विद्युत धारा जो होती है आई, वो दोनों के लिए सेम हो जाएगी, तो जिससे क्या हो सकता है, बल्ब खराब हो सकता है, इसीलिए उसको जो बल्ब है दोनों समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए, ताकि उसके जो बल्ब है या कोई भी उपकरण है वो खराब ना हो। हेलो,
हेलो। ओके, तो बच्चों आज हम लोगों ने प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन देखा, उस पर कुछ उदाहरण हल किए और स्वाध्याय के हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 और 8 हम लोगों ने आज हल किए। थैंक यू।